ऐसे देश ने जो फिलिस्तीन का समर्थन करता हो उसने नहीं बुलाई। वॉर क्राइम का जो केस लेकर के गया वो कोई मुस्लिम देश लेके नहीं गया, वो साउथ अफ्रीका लेके गया। मुझे लगता है कि हिटलर से भी बड़ा खूंखार अगर कोई तानाशाह या सबसे ज्यादा जिसे कहा जाए दरिंदा जो पैदा हुआ है उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। नाम तो सबसे ज्यादा हिटलर का है, लेकिन पूरी दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट की चर्चा हो रही है। हिजबुल्लाह के साथ में अगर समझौता करना पड़ा है, पीस अकॉर्ड करना पड़ा है, युद्ध विराम करना पड़ा है, तो मैं इसे इजराइल की सबसे बड़ी हार मानता हूं। और फिलिस्तीनी नरसंहार का विरोध करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए आप सभी साथीगण, ये भी कहना चाहूँगा कि जो नेपाल सरकार है उस सरकार का इजराइल के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, और इसलिए जब बातचीत शुरू हुई थी तो हम तो बहुत ही एक तरीके से नाउमीदी के साथ में बातचीत हमने शुरू की थी। और आप क्योंकि समाजवादी हैं इसलिए इनसे कहा कि भाई रेत से भी तेल निकालने वाले लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश इनने बनवा ही लिया, तमाम सारे बड़े बड़े काम वहाँ पर कर ही डाले। तो हमने सोचा कि शायद कुछ मामला आगे बढ़ जाए, और इतना आगे तक बढ़ गया। और इसलिए मैं यहाँ पर जब ये कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की ओर से हो रही है और जब उन्हें जानकारी मिली कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, तो उन्होंने ज़फ़रुल्लाह साहब ने जो है आपको इनवाइट किया, आप यहाँ पर पहुँचे, इसलिए आपको मैं विशेष तौर पर आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, हमारे साथी फ़िरोज़ मीठी बोरवाला को यहाँ पहुँचना था, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन इस समय वो काराकास में हैं, और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, आपको मालूम है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो, उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें 23 देशों के नुमाइंदे पहुंचे, सरकार की तरफ से बुलाई। ये आप समझिए कि किसी मुस्लिम कंट्री ने या किसी अरब मुल्क के किसी ऐसे देश ने जो फिलिस्तीन का समर्थन करता हो उसने नहीं बुलाई, वेनेजुएला ने बुलाई। और आपको मालूम है कि वॉर क्राइम का जो केस लेकर के गया वो कोई मुस्लिम देश लेके नहीं गया, वो साउथ अफ्रीका लेके गया। ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं ध्यान में रखना क्योंकि लोग इस पूरे सवाल को केवल और केवल मुसलमानों को के साथ जोड़ के देखते हैं, और इसीलिए इस सवाल को जब मैं कई कार्यक्रम किए फिलिस्तीन के एम्बेसडर साहब के साथ, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारा कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये धार्मिक सवाल नहीं है। जैसा अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि ये इस सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है, जहां पर कि 23 लाख में से अब तो वो संख्या 3 लाख तक पहुंच गई है। उनको हलाक करने का काम, खत्म करने का काम, हत्या करने का काम, घायल करने का काम किया गया। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम जो लोग यहां पर बैठे हैं वो जरूर इस बात की कल्पना करें कि आप जहां पर रहते हैं उस जगह के ऊपर बम गिरा दिया जाए, जहां पर आपका बच्चा स्कूल जाता है उस स्कूल के ऊपर बम गिरा दिया जाए, दोनों जगह पर जो लोग घायल होकर अस्पताल में पहुंचे उसके ऊपर बम गिराने का काम कर दिया जाए, जो एम्बुलेंस आती है उसको टारगेट करके उसको भी खत्म कर दिया जाए, जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर है उसको भी मार दिया जाए। मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर नाम तो सबसे ज्यादा हिटलर का है, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि हिटलर से भी बड़ा खूंखार अगर कोई तानाशाह या सबसे ज्यादा जिसे कहा जाए दरिंदा जो पैदा हुआ है उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। ये बात इन्हीं शब्दों में कही जानी चाहिए, क्योंकि हिटलर ने किया था, गैस चैम्बर में एक साथ हजारों लाखों लोगों को खत्म किया, लेकिन यहां पर तो चुन चुन के एक एक आदमी को, जिस तरीके से अस्पतालों को और जिस तरीके से स्कूलों को और एक एक इलाके को खत्म किया जा रहा है,
मुझे लगता है कि जो इस समय वारंट निकला है, हमारे देश में तो अडानी के वारंट की चर्चा हो रही है केवल, उपेंद्र साहब, लेकिन पूरी दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट की चर्चा हो रही है। और उसकी गिरफ्तारी हो, कैद हो, इसकी भी मुहिम पूरी दुनिया के अंदर तमाम सारे मुल्कों के अंदर लोग चलाने का काम कर रहे हैं। हमको उस तरीके का बड़ा समर्थन देश के अंदर नहीं मिला, लेकिन पूरी दुनिया में जो शांति प्रेमी लोग हैं, जो लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं, जो लोग फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ में खड़े हुए हैं, उनके द्वारा लाखों लाख लोगों के मोर्चे अमेरिका और यूरोप के अंदर भी निकालने का काम किया जा रहा है। इतिहास को लोग भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि वियतनाम में अमेरिका ने क्या कुछ किया था। और तमाम सारी किताबें मैंने पढ़ी जिसमें लिखा था कि मतलब एक एक, जिसे कहते हैं, मिसाइल से एक एक घर को टारगेट बनाने का काम किया, सब कुछ तहस नहस कर दिया था वियतनाम में। लेकिन क्या हुआ? वियतनाम से लौटना पड़ा। अफगानिस्तान में क्या किया था? वहां से लौटना पड़ा। इराक में क्या किया था? वहां से लौटना पड़ा। और ईरान को आंखें दिखाने का तो काम हो गया, वहां पर हमला हो गया, लेकिन उसके ऊपर उससे आगे बढ़ने की हिम्मत दुनिया के अंदर जो इस समय सबसे ताकतवर धुरी बनी हुई है, अमेरिका, इजराइल और यूरोप के तमाम देशों की, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। समय बदल रहा है। अभी अगर हिजबुल्लाह के साथ में अगर समझौता करना पड़ा है, पीस अकॉर्ड करना पड़ा है, युद्ध विराम करना पड़ा है, तो मैं इसे इजराइल की सबसे बड़ी हार मानता हूं, क्योंकि वो लड़ने की स्थिति के अंदर नहीं थे। हम लोगों को मतलब बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने इजराइल के दांत खट्टे करने का काम किया और झक मार करके उन्हें युद्ध विराम करना पड़ा, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दुनिया के अंदर जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, भारत ने शायद 1974 के अंदर पीएलओ का समर्थन कर दिया था और फिर बाद में 80s के अंदर जो है फिलिस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दिया। लेकिन अभी जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कोई भी प्रस्ताव आ रहा है तो 146 देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तो संदीप पांडे साहब, आप जो कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो दिन बहुत ज्यादा दूर है कि जब फिलिस्तीन स्टेट को जो है यूनाइटेड नेशंस को भी रिकॉग्नाइज करके मेंबर स्टेटस उसको देना पड़ेगा। ये परिस्थिति पूरी बन रही है। साथियों, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट ने कहा, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन इज वेनेजुएला एंड वेनेजुएला एंड जेरूसलम इज काराकास एंड काराकास इज जेरूसलम। द फ्रीडम ऑफ फिलिस्तीन और ऑफ वेनेजुएला is against fight against colonialism, Zionism, Nazism and imperialism. It is one. जो लड़ाई खुद वेनेजुएला के लोग लड़ रहे हैं और जो लड़ाई फिलिस्तीनियों द्वारा लड़ी जा रही है, वो एक ही लड़ाई है। इस बात को एक देश का राष्ट्रपति बोलने का काम कर रहा है, उसको जरूर इस कॉन्फ्रेंस से सलाम करने का काम करना चाहिए। बहादुर लोगों के साथ में जाकर के लड़ नहीं सकते तो कम से कम उनको सलाम तो पेश हम लोग जरूर कर सकते हैं, जरूर हमें करना चाहिए। यहां पर साथियों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं, मुझको भी ये मौका मिला, आप संदीप जी ने सुना दिया तो मैं भी थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूं। मुझे भी जो है गाजा जाने का, उस समय वेस्ट बैंक भी जाने का और रामल्ला के अंदर यासिर अराफात से मिलने का मौका मुझे मिला है।
और एक बार मिला, उस समय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ, दुनिया के समाजवादियों के युवा संगठन का मैं वाइस प्रेसिडेंट था, तो उनका एक डेलीगेशन गया था फिलिस्तीन के अंदर, और उस समय यासिर अराफात साहब से मुलाकात हुई। फिर 97 में जब वो भारत आए तब भी यहां पर डेलीगेशन मिला। मेरा कहना यह है कि जो बहादुर लोग हैं उनका समर्थन तो बहादुर लोगों को करना ही चाहिए। अब जब जिक्र आ गया है ना, अभी मोहम्मद अब्बास साहब का जिक्र आ गया, तो हमारे मोदी जी ऐसे हैं कि इस समय वो नोबेल प्राइज के चक्कर में लगे हुए हैं। पांडे जी, आप कुछ भी करवा लो उनसे, क्योंकि अब 3 बार प्रधानमंत्री तो बन गए। अब उनका जो ख्वाब बचा है वो है नोबेल प्राइज का, और इसीलिए कभी पुतिन के पास जाते और कभी जो है वो पहुंच जाते हैं यूक्रेन में, और फिर अभी जो है वो अब्बास साहब से गले मिलते हैं, है ना। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब्बास साहब भी 8 बार आ चुके हैं, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी 8 बार आ चुके हैं। और आप अगर आजकल तो गूगल बाबा ही सब बताते हैं, उसमें अगर आप डाल के देखेंगे तो तमाम सारे एक्सचेंजेस जो चलते रहे हैं फिलिस्तीनियों और भारतीयों के बीच में वो जारी हैं। मेरा कहना यह है, इसके बावजूद भी ऐसा कैसे वातावरण बन गया कि लोग कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस तो यहीं पर हुई पिछले ही महीने, इसी बगल में हरकिशन सिंह सुरजीत भवन है, पूरे देश के लेफ्ट के लोगों ने और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों ने मिलकर के वहां पर कॉन्फ्रेंस की थी। उसी समय जो है ये हम लोगों का गालिब भवन जो है, गालिब भवन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि दोनों के अंदर मैं गया था इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। बेंगलोर के अंदर, चेन्नई के अंदर, हैदराबाद के अंदर, भोपाल के अंदर, बहुत छोटे छोटे शहर के अंदर भी कॉन्फ्रेंसेस इस समय देश के अंदर चल रही हैं। ये बात अलग है। हमारे कुछ मित्र बैठे हुए हैं जिनकी सरकार है कर्नाटक में, वो नाराज नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों ने कर्नाटक के अंदर जब कार्यक्रम किया तो कर्नाटक के अंदर हमारे को पहले अनुमति दी गई और बाद में अनुमति रद्द कर दी गई, तो एटक के ऑफिस में हमको कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और आपको मालूम है कर्नाटक के अंदर 54 केस रजिस्टर हैं, केवल और केवल जो झंडा है फिलिस्तीन का उसको लहराने के लिए। तो हमने क्या किया, हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पर बेंगलोर में, शायद इसमें नहीं बैग में, वहां पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें किसान संगठनों ने फिलिस्तीन के संघर्ष का समर्थन किया। फिर हमारे मित्र हैं एक BR पाटिल साहब हैं, तो कांग्रेस के MLA, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, वो भी आ गए। तो हमने कहा कि भाई यहां पर जो फिलिस्तीन का झंडा पकड़े उसी को बंद कर देती है सरकार। तो हमने वो जो वहां पर कंसल्टेंट है, मतलब चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर हैं मिस्टर BR पाटिल, MLA भी हैं, तो उन्हीं को झंडा पकड़ा दिया और उन्हीं के साथ में हम लोगों ने पूरे फिलिस्तीन के समर्थन में और जो इजरायली नरसंहार है उसके खिलाफ में नारे लगाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको लगता है कि बहुत केवल कुछ मतलब मुस्लिम तंजीमें काम कर रही हैं। आप ये सोचिए, बेंगलोर के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल देश में आंदोलन चल रहा है वो बेंगलोर में चल रहा है, और उस आंदोलन में सब बिलो 25 ईयर्स, 25 साल के नीचे के छात्र छात्राएं हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर ये हथियार बन रहा है बेंगलोर के अंदर, जहां से भेजा जा रहा है वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग तो प्रस्ताव भी पारित नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन वहां पर उन जगहों पर जाकर है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं जहां पर हथियार मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहां पर भी विरोध करने का काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है एक फिल्म फेस्टिवल मुंबई में होने वाला था इजराइल का, और एक बिजनेस समिट होने वाला था बेंगलोर। दोनों जगह पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने का काम युवाओं के द्वारा किया गया है।
ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं नाउम्मीदी कहीं पर देखता हूं तो मुझे लगता है कि लोगों को समाज की सृजनशीलता के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। दुनिया की जितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं और जीती गई हैं, वो पार्टियों ने नहीं लड़ी हैं, वो जनता ने लड़ी हैं और जनता ने ही जीतने का काम किया है। और आप इस देश के अंदर भी देख लीजिए, 42 का मूवमेंट देख लीजिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला, कांग्रेस के सब लोग तो जेल में चले गए थे। किन लोगों ने लड़ा था उस पूरी लड़ाई को? और उसके बाद में आप ये 74 की लड़ाई को देखिए, छात्रों ने लड़ा था, है ना। नेतृत्व तो स्वाभाविक तौर पे समाज में जिसका एक्सेप्टेंस होगा, जैसे 74 में जेपी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का था, 42 के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, या उस समय उषा मेहता या अच्युत पटवर्धन या यूसुफ मेहर अली, उन लोगों का था। लेकिन लड़ाई तो जनता ने लड़ने का काम किया था। तो हम लोग तो केवल इतना ही काम कर सकते हैं कि जो पूरी दुनिया में इस समय चल रहा है फिलिस्तीनियों के पक्ष में, हम उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम हम करें और लोगों को ये बताने का काम करें कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग शांति को पसंद करते हैं, सौहार्द को पसंद करते हैं, लोकतंत्र को पसंद करते हैं, वो सब लोग फिलिस्तीन के और फिलिस्तीनियों के साथ में खड़े हुए हैं। मैं ये मान करके चलता हूं कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा जब आपको युद्ध विराम की खबर आपको सुनने मिलेगी, क्योंकि अंदर से बहुत जबरदस्त विरोध पैदा हो गया है। और ये भी लोगों को मालूम है, जो लोग वहां की पॉलिटिक्स को जानते हैं, फॉलो करते हैं इजराइल की, उन्हें मालूम है कि बेंजामिन नेतन्याहू केवल और केवल भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसने के बाद में जेल जाने से बचने के लिए यह युद्ध को चलाने का काम कर रहा है। ये सब लोग जानते हैं। और वहां पर जैसे पाकिस्तान में अगर किसी पार्टी को जिंदा रहना है तो उसे कश्मीर की बात करती रहनी पड़ती है, भले ही कुछ हो या ना हो। ऐसे ही मामला वहां पर भी है। और आपने अभी अमेरिका का पूरा चुनाव देख लिया। अमेरिका के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के हारने का, जो बाइडेन के हारने का एक बड़ा कारण और मुख्य कारण फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ हुआ उसमें इजरायलियों का साथ देना है। और इसीलिए डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि जब सत्ता का ट्रांसफर हो उसके पहले पहले मामला बन जाए, पहले पहले युद्ध विराम हो जाए। और ट्रंप भी ये चाहते हैं कि ये सब मैं जब से सत्ता संभालूं, क्योंकि दोनों ने कमिटमेंट किया हुआ है कि वो लोग सीज फायर करने का काम करेंगे। भले ही पूरा रसद वो ही देते हो, पूरे की पूरी लड़ाई जो है वो लड़ने का काम अमेरिका के पैसे से ही और उसके हथियारों से ही हो रहा हो, लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स का भी ये दबाव है कि झक मार करके युद्ध विराम करना होगा। मुझे लगता है कि ये जो कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है, इस पूरी लड़ाई को हम लोग मजहबी लड़ाई की जगह पर, जिस तरीके से हम लोगों ने, हम कॉलोनी थे, हम उपनिवेश थे, हमने अपने आप को आजाद करने का काम किया था और उस लड़ाई में पूरी दुनिया ने हमारा साथ दिया था, तो उसी तरीके से पूरी दुनिया के लोगों को कॉलोनियलिज्म के खिलाफ में, एक ये जो साम्राज्यवाद है इसके खिलाफ में, या एक कहा जाए कि जो इलीगल लैंड ग्रैब है, क्योंकि हम लोग तो किसानों में काम करते हैं और भू अधिग्रहण को लेकर ही दिन रात लगे रहते हैं, है ना। तो इससे बड़ा भू अधिग्रहण जबरदस्ती फोर्सफुली तो दुनिया के अंदर कहीं पर हुआ ही नहीं है। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड के खिलाफ में पूरी दुनिया इकट्ठी हुई, वैसे मुझे लगता है कि ये जो अपार्थाइड है इसके खिलाफ भी गोलबंदी करने की हम लोगों को जरूरत है। और मैं एक बार आभार भी मानता हूं और बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दिल्ली के अंदर तमाम सारे ऐसे संगठन हैं, सिविल सोसाइटी के भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी, हम लोग अगर पूरी तैयारी के साथ में एक कार्यक्रम करेंगे, अगर आप ही ये इनिशिएटिव लें कि सबको एक जगह पर ले आएं, जिन लोगों ने अलग अलग किस्म से कॉन्फ्रेंसेस करने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव आपका है
उसके बहुत सारे नतीजे ज़रूर निकलेंगे। आपने मेरी बात को सुना। ये सब बातें तो अभी हर्षमंदर जी भी आ गए हैं, वो मंच पर कृपया करके आ जाएं, उनका इंतज़ार हो रहा था। तो वो मतलब आ ही गए हैं, तो बहुत बढ़िया हुआ कि ख़त्म होने के पहले पहले, और समापन भाषण भी अभी नहीं हो रहा है, आप आ ही गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत साथियों शुक्रिया आप सबका, आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।